Hello students, welcome to our new video of continuity and differentiability. ओके, 12th स्टैंडर्ड का हमने सॉल्यूशन के लिए एक सीरीज शुरू की है. उसके अंदर ये मेरा आई थिंक 4th वीडियो है. ठीक है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो. हमने जो लिया है 12th स्टैंडर्ड का वो चैप्टर 5 का क्वेश्चन 9 जो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 9 का मैंने पहले वीडियो बनाया था. ठीक है, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे इस वीडियो के एंड में. अभी हम लोग क्वेश्चन 10 ले रहे हैं. ठीक है, उसका क्वेश्चन 10 क्या है, इसमें लिखना रह गया मेरा. क्वेश्चन 10 जो है वो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट the greatest integer function defined by fx is equal to square bracket x for x between 0 and 3 is not differentiable. At and x is equal to. ठीक है, ये क्वेश्चन है. ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5. हमको प्रूव करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, जो इन्होंने दिया है. ठीक है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे और 2 पे. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 1 पे देखेंगे वो कैसे नहीं है. ठीक है, 2 पे आप खुद कर सकते हो और आपको खुद करना भी चाहिए. और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि खुद कैसे आप इसको ऐसे सम्स को मास्टर कर सकते हो. ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा. 9th और 10th जो सम है उनके जैसे दूसरे सम्स आप खुद लेके मास्टर कर सकते हो ऐसे सम्स. ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको. ओके, सो हमको डिफरेंशिएबल नहीं है ये प्रूव करना है. नहीं है ये पता है हमको. ठीक है, वो हमको प्रूव करना है, तो दिखाना है बेसिकली कि कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है. अब इन्होंने जो ग्रेटेस्ट, इसमें 2-3 चीज़ें हैं. एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले. ठीक है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका ग्राफ देखेंगे, और फिर हम लोग ये प्रूव करेंगे कि 1 पे डिफरेंशिएबल कैसे नहीं है और क्योंकि 2 पे आप खुद कर सकते हो. सो ये एक चीज़ है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसका और फिर ग्राफ देखेंगे. दूसरी चीज़, हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो उसमें जो डोमेन होगा, इसका डोमेन बेसिकली नेचुरल डोमेन जो होता है वो आर होता है. ठीक है, मतलब रियल नंबर्स. इसका जो नेचुरल डोमेन है, आपको पता होना चाहिए डोमेन कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, 2 टाइप के होते हैं. एक होता है नेचुरल डोमेन किसी भी फंक्शन का, और एक होता है डोमेन ऑफ डेफिनेशन. तो यहाँ पर जो ये है, इन्होंने दिया है कि x जो है वो वैल्यूज लेगा 0 और 3 के बीच की. तो वो जो है ये डोमेन ऑफ डेफिनेशन बोलते हैं, या फिर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन या रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन बोलते हैं इसको. ठीक है, तो इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है इसको 0 और 3 के बीच में. ठीक है, 0 और 3 एक्सक्लूडिंग, मतलब ओपन इंटरवल 0-3 है ये. ठीक है, और हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो आर के लिए बनाएंगे, इसके नेचुरल डोमेन के लिए. ठीक है, क्योंकि ग्राफ के थ्रू भी मुझे आपको कुछ बताना है. ठीक है, मतलब कैसे इसका ग्राफ बनाना है वो भी मेरे को इस वीडियो के थ्रू बताना है. ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी. ग्राफ भी आपको अगर नहीं आता है इसका बनाना तो वो भी आप समझ जाओगे. ये फंक्शन के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में कि ये फंक्शन है क्या, तो वो भी डेफिनेशन के थ्रू अभी हम देखेंगे इसके बाद. ठीक है, डेफिनेशन के बाद मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन इसका क्या होता है, मतलब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में. ठीक है, सो और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे और फिर हम प्रूव करेंगे ये डिफरेंशिएबल कैसे नहीं है 1 पे. ठीक है, और फिर 9th क्वेश्चन जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसके ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों को कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों की डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब जहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी कैसे अलग अलग है. ठीक है,
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन ही लिखा है सिर्फ मैंने। अब सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, दैट अगर हमने एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, ठीक है, अभी मैं डोमेन इसका आर ले रहा हूँ फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, ठीक है। अभी ग्राफ बनाने के लिए फिर हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग उस डोमेन के साथ काम करेंगे, डोमेन ऑफ डेफिनेशन के साथ। अभी मैं डोमेन आर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो फंक्शन, क्योंकि फंक्शन समझने के लिए और ग्राफ समझने के लिए आर का लेना जरूरी है, इसलिए, ठीक है। बाद में जब हम वो सम पे आएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए जब आएंगे, तो फिर हम डोमेन ऑफ डेफिनेशन लेंगे, ओके। सो ये फंक्शन क्या है बेसिकली, कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में है x, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, मतलब जैसे मॉड x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो वो क्या मिलेगा वो इसका डेफिनेशन बताता है। डेफिनेशन क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू x, मतलब x से छोटा या x के इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा, ठीक है, वो इसका इस फंक्शन की वैल्यू होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या ढूंढना है। अब जैसे नंबर लाइन पे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये 0 है, 3 -1 3, हमको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, मतलब 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या, सबसे बड़ा इंटीजर 3 से छोटा या 3 के जितना, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंटीजर 3 से छोटा या 3 के जितना कौन सा होता है, ऑफ कोर्स वो 3 खुद ही है, क्योंकि 3 खुद ही एक इंटीजर है, ठीक है। और वो 3 मतलब सबसे बड़ा इंटीजर पहले तो आपको चाहिए 3, और कंडीशन क्या है, वो 3 से छोटा होना चाहिए या 3 जितना होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 3 एक इंटीजर है, तो हम लोग 3 लेंगे, तो इसका जो फंक्शन की वैल्यू है वो आएगी 3, ठीक है। उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0, बिकॉज 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद ही होता है, ठीक है। दूसरा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, अब देखो 1.2 कहां आता है नंबर लाइन पे, यहां पे कहीं आएगा 1.2, ओके। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 मतलब एक ऐसा इंटीजर, इसकी वैल्यू जो होगी वो एक ऐसा इंटीजर है जो 1.2 से छोटा है या उसके इक्वल है। अब इक्वल तो हो नहीं सकता, वो कंडीशन तो चली गई, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, या फिर रियल नंबर है, वो इंटीजर नहीं है 1.2, तो उसके जितना तो चला गया। अब उस कंडीशन में वो तो आएगा ही नहीं, ठीक है, मतलब ये तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा नहीं। तो इससे छोटा मतलब सबसे बड़ा इंटीजर 1.2 से छोटा कौन सा है, 1.2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 1 है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वैल्यू वो 1 होगी, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेट्स से 0.4 इज 0, सबसे बड़ा इंटीजर इससे छोटा 0 है, ठीक है। उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 इज -2, क्योंकि इंटीजर है, वो खुद ही इंटीजर है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.8, अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको समझते नहीं है। बेसिकली क्या है, स्कूल और इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि इसको ठीक से पढ़ाते नहीं है, ठीक है। बस तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मतलब 1.2 से छोटा, जैसे 2.2 का 2 होगा, 3.2 या 3 पॉइंट समथिंग का 3 होगा, ठीक है। तो उसी
लॉजिक से इसका निकालते हैं और वो गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा? बिकॉज इसका आप अगर उसी लॉजिक से ये निकालोगे तो इसका 1 निकलेगा, लेकिन वो गलत होगा, इसका एक्चुअली 2 आएगा। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। सॉरी, -2 आएगा। ठीक है, लोग -1 लिखते हैं उस लॉजिक से, ठीक है, पॉजिटिव वाले से, लेकिन नेगेटिव का क्या होता है, इससे बड़ा होता है, मतलब इससे न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो इससे बड़ी होती है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इससे छोटी होती है। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। अब देखो, जैसे 1.8 है, ये रहा 1.8 -1.8। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर इसके जितना या इससे छोटा, मतलब इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? इससे छोटा, क्योंकि -2 इससे छोटा है, तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो -2 है। बहुत सारे हैं इससे छोटे इंटीजर, -3 है, -4 है, -5 है, लेकिन सबसे बड़ा इनमें सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो -2 है। ठीक है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -2 है। तो समझ के आपको निकालना है, ऐसा पैटर्न देख के लॉजिक नहीं, मतलब गलत लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि 1.2 का 1, 2.2 का 2, तो वैसे ही -1.8 का वो -1 लिख देते हैं, जो गलत है। ठीक है, तो आपको ध्यान से इसको निकालना है, ऐसे रटना नहीं है कोई पैटर्न को। ठीक है, कोई अगर रटवाना चाहे तो आपको यही मेथड फॉलो करनी है इसका वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैसे निकल, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इस सम के लिए। ओके, अभी हमने सारे रियल नंबर्स लिए हैं इसके अंदर, जैसे 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, वो अभी हम लोग ग्राफ में देखेंगे इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये क्यों बताया मैंने। ओके, सो अभी हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मेरे क्लासेस चलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वडोदरा के अंदर, तो मेरे को कभी भी आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट पूछना है। ओके, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ आर लेके, मतलब रियल नंबर्स इसका डोमेन लेके, एंड देन हम लोग जब सम करेंगे तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन हम लेंगे इसका। ये -x -y, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0। ठीक है, हमको इसको ग्राफ बनाना है तो एक एक करके हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू, अभी हम ग्राफ बना रहे हैं r के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू r। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा, अभी हमने देखा था। तो 0 की जगह पे हम लोग एक पॉइंट लगा देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0,
एंड देन 0.0 के इस तरफ कोई भी होगा, 0.1, 0.2, 0.3, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। आप देख सकते हो 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू 0.3। अगर 0.3 लेते हो, 0.5 लेते हो, 0.9, 0.9999, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। तो मतलब 1 के जितना भी नजदीक होगा, 1 जब तक नहीं है, यहां से लेके 0 से बड़ा और 1 के बहुत ही नजदीक तक, जब तक वो 1 नहीं हो जाता, 1 पॉइंट कितने भी, मतलब 1 पॉइंट अगर 109 भी है तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहां से यहां तक ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वैल्यू वो ये रहेगी 0। ठीक है, कौन से x के लिए? इन सारे x के लिए, इन सारी x वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 आएगा, 1 पे उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 पे उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे एक ओपन सर्कल आएगा, क्योंकि 1 पे उसकी वैल्यू कहां पे? यहां पे नहीं है, जहां y इज इक्वल टू 1 है वहां पे है। तो इसलिए इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो यहां आ जाएगी सीधी। ठीक है, यहां से जंप करेगी। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और इसको जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। अब अगेन 1 से 2 से थोड़ा सा पहले तक, मतलब 2 जब तक नहीं हो जाता वैल्यू x की, तब तक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो 1 रहेगी। एंड देन यहाँ पे एक ओपन सर्कल, क्योंकि जब जैसे 2 होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ जंप करके 2 पे चली जाएगी, और फिर यहाँ से 3 की तरफ जाएगी। अगेन 3 पे एक ओपन सर्कल, और फिर 4 जंप करके 4 की तरफ, एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरह से इस तरफ नेगेटिव साइड पे क्या होगा? जैसे ही माइनस वैल्यूज यहाँ से लेंगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, तो -1 वैल्यू लेगा। 0 पे यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सर्कल है, तो यहाँ ओपन सर्कल, क्योंकि इसकी 0 पे जो वैल्यू है वो यहाँ होगी, ना कि यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट पे आएंगे तो ये सारी वैल्यूज -1 ही होगी इन सारे x के लिए, और फिर -1 पे उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन सर्कल, सॉरी क्लोज सर्कल, एंड देन -1 के इस तरफ अगेन वो जंप करके -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे -2 पे यहाँ आएगा ओपन सर्कल, और फिर -2 तक ये यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सो ये है ग्राफ, ये चलता जाएगा ऐसे इन्फाइनाइटली, ऐसे लैडर बनती जाएगी। ठीक है, तो इसको, ये जो ग्राफ है ये है डोमेन, इसका नेचुरल डोमेन लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ओके, अब हमारा जो एग्जाम्पल है उसके अंदर जो डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया है वो क्या किया है? 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 छोड़ के। तो क्योंकि हमारे डोमेन में ये पॉइंट भी नहीं है तो इसको भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, डोमेन में जो पॉइंट है, जो ब्लू है, वही सिर्फ डोमेन है। जहाँ जहाँ मैंने ब्लू से ग्राफ बनाया है वही सिर्फ डोमेन में आएगा। तो डोमेन के अंदर 3 भी नहीं है, तो वैसे भी यहाँ डिफाइंड है ही नहीं वो, तो ओपन सर्कल रहने देते हैं। ठीक है, सो ये जो डोमेन है, और ये भी नहीं है, ये वाले जो है नेगेटिव वाले। हमारा जो एग्जाम्पल है उसका बात कर रहा हूँ, ये हमारा जो एग्जाम्पल है उसका ग्राफ हो गया। ठीक है, जस्ट ये 3 लैडर के 3 स्टेप्स आप बोल सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा जो एग्जाम्पल है उसका ग्राफ है। ठीक है, अब बाद में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकली डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। पहले हम उसका डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिट होती है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, तो वो लिमिट लेके हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे कैसे वो डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप बना सकते हो ये ग्राफ पॉज करके। ओके, सो अभी मैं ग्राफ रफ करता हूँ, फिर से वापस बनाऊंगा जब मेरे को वो बताना है आपको 9 के साथ कंपेयर करके। और ग्राफिकली डिफरेंशिएबिलिटी ना होना मतलब क्या होता है?
वो भी लास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे वो इसका वो डोमेन वापस वही कर देते हैं जो हमारा क्वेश्चन में है, 0 लेस देन x लेस देन 3। अब देखेंगे इसमें डिफरेंशिएबिलिटी कैसे नहीं है। तो जैसे मैंने आपको जैसे 9th का देखा था वैसे ही देखना है। क्या बताया था मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a0 प्लस h माइनस f ऑफ a0 अपॉन h। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो डिफरेंशिएबल है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करने के बहुत सारे, ना एग्जिस्ट करने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। अगर इन्फाइनाइट लिमिट है कोई तो वो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर डिफरेंट आ जाए तब भी वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो देखेंगे हम लोग इसमें क्या केस आता है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, 0 की तरफ लेफ्ट से जा रहे हैं। तो f ऑफ हमारा a0 क्या है, यहाँ पे कहाँ पे चेक करनी है, x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पे आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है, आप खुद कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में मेरा क्लास का नाम है, नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, कॉल भी कर सकते हो, और इस वीडियो के कमेंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको 2 पे भी करके दिखाऊंगा, एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 2 पे हम लोग दिखाएंगे कि कैसे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। सो अभी हम लोग 1 पे देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो f ऑफ हमारा a0 जो है वो 1 है, सो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, ठीक है। ये हम लोग LHL निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ 1 प्लस h, मतलब जहाँ जहाँ x है फंक्शन के अंदर वहाँ 1 प्लस h रखना है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन h। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है 1 प्लस h का। तो आपको पहले देखना है कि h कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है। अब देखो h जो है वो लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे नंबर लाइन रेफरेंस के लिए मैं बना देता हूँ, 0 माइनस 1 माइनस 2 1 2। अब आप देखो h जो है वो कौन सी वैल्यूज लेते हुए 0 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है, मतलब लेफ्ट से 0 के नज़दीक से स्टार्ट करना है। जैसे 0.1 यहाँ, जैसे यहाँ पे माइनस 0.1 माइनस 0.1, तो पहली वैल्यू सपोज वो माइनस 0.1 ले रहा है और फिर 0 की तरफ जा रहा है h, ठीक है। तो ये वैल्यू रख के आपको देखना है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो आप देखोगे कि मान लो पहले हम माइनस 0.1 रख देते हैं, तो यहाँ पे अगर माइनस 0.1 रखेंगे तो 1 माइनस 0.1 सो आएगा 0.9, ठीक है। सो 0.9, सो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो बीच में आएगा, जो मतलब उसका आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं कि उसका जो अंदर, इसके अंदर, मतलब एक स्टेप लिख देता हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब इसी का मतलब है अगर वो 0.1 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 0.9 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9। तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये 0 की नज़दीक जाता जाएगा, 0.01 अगर रखेंगे माइनस 0.01, ठीक है, तो 0.99 होगा, ठीक है। तो आप देख सकोगे दैट वो 0.999 कितना भी वो 0 के नज़दीक जाएगा, ये नंबर ऑफ नाइन्स पॉइंट के बाद बढ़ते जाएंगे। जैसे 0.001 माइनस 0.001 अगर वैल्यू ली h ने, क्योंकि h 0 के नज़दीक जाता जा रहा है, तो ये वैल्यू जितनी वो 0 के नज़दीक आएगी 1 में से वो सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि ये नेगेटिव होगी, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट होके वो 0.999 इस तरह से होगी। लेकिन अगर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, सबका जितना भी 0.999 होने दो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 0 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है, 0 और फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का 1 ही होता है अपॉन h। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट माइनस 1 अपॉन h। अब आप देखो h वैल्यू अगर 0 के नज़दीक और बहुत ही नज़दीक अगर जा रही है, जैसे मान लो 0.001 हो गया,
0.001 h की वैल्यू -0.001। ओके, अब h की जगह अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि -1/1000। सो ये -1/1000 भी लिख सकते हैं उसको। ओके, सो ये जब इसके इन्वर्ट करके जब इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो -1000 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जितना ये h 0 के नज़दीक वैल्यूज लेता जाएगा लेफ्ट से, ये जो 1/h है, पहले ये 1/h था, ठीक है, तो 1/h है। 0.001 के लिए 1000 आया, फिर 0.0001 के लिए ये 10,000 होगा, फिर 0.40 और 1 के लिए ये 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते इसकी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जा रही है। तो मतलब ये जो लिमिट है, ये लिमिट टेंड करेगी -1/h जो है वो लिमिट टेंड करेगी अप टू इन्फिनिटी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे अप्रॉक्सीमेटली इट इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ओके, सो LHL जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, इसी का मतलब है, मैंने पिछले वीडियो में एक इनफाइनाइट लिमिट्स वाले वीडियो में मैंने बताया था दैट अगर किसी फंक्शन की लिमिट इनफाइनाइट जा रही है, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो, चाहे राइट हैंड लिमिट हो, चाहे मेन लिमिट हो, कोई भी लिमिट हो, मतलब अगर वो इन्फिनिट जा रही है इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती है। सो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं दैट लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए सेम चीज हम लोग करेंगे, यहां पे नीचे ही कर देता हूं मैं। RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्टली मैं ये सब नहीं लिख रहा, डायरेक्टली मैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लिख देता हूँ 1 + h माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ 1/h। ठीक है, ये सब तो क्योंकि सेम ही आएगा उसमें। अब इसमें आपको क्या करना है, अब आपको ये याद रखना है दैट अब 0 के जो वैल्यूज h ले रहा है वो राइट साइड से ले रहा है। सो 0.1 अब पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। अब पॉजिटिव वैल्यूज लेगा तो h पॉजिटिव होगा, जैसे 0.1, अगर 0.1 रखेंगे तो 1 + 0.1, तो 1 + 0.1 मतलब 1.1, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सो 1 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर और नज़दीक की वैल्यूज लेता है, मान लो 0.01 लेता है, तो 1 + 0.01 1.01, तो अगेन 1 के नज़दीक आता जा रहा है, लेकिन 1 के जब तक वो राइट में रहेगा, मतलब ये 1.01 1.001 1.001, तो जैसे वो वैल्यूज लेता जाएगा ये भी 1 के नज़दीक आता जाएगा। ठीक है, इसके अंदर की जो वैल्यू है, लेकिन वो कितना भी 1 के नज़दीक आए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 ही रहेगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव, इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो 1 होगी -1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1 ओनली अपॉन h। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 1 - 1 0 अपॉन h, सो ये हो जाएगा 0। सो इसकी जो लिमिट है राइट हैंड लिमिट वो एग्जिस्ट कर रही है और वो 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, और दोनों सेम भी नहीं है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं दैट ये फंक्शन जो है वो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती और वो सेम आती और वही इसकी लिमिट होती फिर। ठीक है, मतलब वही इसकी वो वाली लिमिट मतलब डेरिवेटिव होता है, मतलब इसकी जो फुल लिमिट अगर मिलेगी वही इसकी फुल लिमिट की वैल्यू होगी और वही डेरिवेटिव की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इसका एनालिटिकल मेथड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अब देखते हैं कि ग्राफिकली डिफरेंशिएबल ना होना मतलब क्यों ये डिफरेंशिएबल नहीं है इन पॉइंट्स पे। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन था वो भी डिफरेंशिएबल नहीं था 1 पे, ये भी 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं 9 का भी ग्राफ बनाऊंगा और 10 क्वेश्चन का भी ग्राफ बनाऊंगा, दोनों पैरेलल में हम देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन में वो जो पॉइंट दिया था डिफरेंशिएबिलिटी का, वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएबल ना होने का रीज़न अलग है। ठीक है, तो वो देखते हैं। ये अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, मेन चीज़ मैंने रहने दी है, तो आप पॉज करके लिख सकते हो।
तो अभी मैं ग्राफ बना देता हूँ। दोनों का डोमेन का ही ग्राफ बनाऊंगा मैं, मतलब जो एग्जाम्पल में जो डोमेन है उसी का ग्राफ बना रहा हूँ। पॉजिटिव डोमेन ही है दोनों में। उसमें आर था 9th क्वेश्चन में, डोमेन ऑफ डेफिनेशन और नेचुरल डोमेन दोनों सेम थे उसमें, इसमें सेम नहीं है। पहले यहाँ पे मैं 9th क्वेश्चन का बना रहा हूँ और फिर वहाँ पे 10th का बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, जो 9th क्वेश्चन में जो फंक्शन था उसका डोमेन था आर, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। ये वो फंक्शन है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, सिंपल है, आपको मतलब आइडिया होगा ही इसका। जिस मॉड्यूलस का ही वी ग्राफ होता है बस वो 1 पे होता है। ठीक है, क्योंकि x जब आप 0 रखोगे इसमें, तो 0 रखोगे तो 0 माइनस वन इज माइनस वन, सो मॉड्यूलस ऑफ माइनस वन इज 1। तो x 0 रखने पे, यहाँ पे 0 है, सो x 0 रखने पे वैल्यू जो है उसकी वैल्यू फंक्शन की वो 1 मिल रही है। तो 0 पे उसकी जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू 1 है, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू 0 होगी, 1 माइनस 1 0, तो x इज इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू 0 होगी, वैल्यू 0 है। ठीक है, y वैल्यू जो है वो 0 है और यहाँ पे y वैल्यू 1 है। x इज इक्वल टू 2 पे, अगर 2 माइनस 1 इज 1, तो मॉड 1 इज 1, सो अगेन 2 पे इसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी। ठीक है, तो ऊपर हो गया। सो बेसिकली आपने गेस कर लिया होगा इसका जो ग्राफ है, क्योंकि -1 रखेंगे तो -1 -1 तो -2, और -2 का मॉड 2 होता है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी -1 पे, यहाँ पे। ठीक है, ये 2 वैल्यू है। ओके, सो ये ग्राफ